नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारे पास एक प्रश्न पत्र है जिसे हम आज पूरा करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे और समय को अच्छे से प्रयोग करते हुए हम संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा या हिंदी के विकास के लिए निर्देश, तो डी ऑप्शन सही है, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी 1952 में, 53 में, 54 में या 56 में, तो ऑप्शन डी सही है, 1956 में। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है, तो इसमें ऑप्शन नहीं पड़ेंगे। इसमें से सही रहेगा ब्राह्मी लिपि। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है, वही हमारी प्राचीन लिपि मानी जाती है। संसद में किस समय के दौरान कोई भी सदस्य किसी भी मुद्दे पर बिना किसी पूर्व सूचना के प्रश्न उठा सकता है? विश्रांति काल, समापन प्रस्ताव, प्रश्नकाल या शून्यकाल, तो ऑप्शन डी सही है, शून्यकाल। व्यंजना शक्ति का कार्य क्या है? मूल अर्थ को व्यक्त करना, प्रयोजन को व्यक्त करना, मुख्यार्थ की व्याख्या करना या मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना, तो इसमें भी डी ऑप्शन ही सही है, मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? स्वर है, व्यंजन है, संयुक्ताक्षर हैं या अयोगवा हैं? देखिए स्वर तो नहीं है क्योंकि आ स्वर होते हैं, व्यंजन भी नहीं है, क से म तक 25 व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन होते हैं, व्यंजन भी नहीं है, संयुक्ताक्षर तो बिल्कुल ही नहीं है, क्षत्र ज श्र ये 4 ही संयुक्ताक्षर हैं, तो ये सी ऑप्शन है। याद रख लीजिए इन 3 बिंदियों को, जो एक बिंदु न का आवाज़ देती है, साउंड देती है, और अह ये ह का साउंड देती है, यानी कि विसर्ग और बिंदु ये क्या है? अयोगवाह। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीनपना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, तो ऑप्शन बी सही है, हुमायूं। बनाक्षरी छंद है मिश्र, वार्णिक, मात्रिक या इनमें से कोई नहीं, तो बी ऑप्शन सही है, बनाक्षरी छंद वार्णिक छंद है। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? केवल श्वास का प्रयोग हो तो उसे हम सघोष कहते हैं। प्राणवायु की मात्रा जिसमें अधिक होती है। अल्प प्राण, महाप्राण आपने पढ़े होंगे। जो सघोष होते हैं और अघोष होते हैं उनमें क्या फ़र्क है? हर वर्ग के पहला और दूसरा, यानी कि क और ख, उसी तरह से च और छ, ये क्या है? अघोष हैं। पहला दूसरा अघोष होते हैं, तीसरा चौथा पांचवा सघोष होते हैं। आपको यहाँ दिखाई भी दे रहा होगा। जहाँ किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि वह असंभव सीमा तक पहुँच जाए। देखिए जहाँ तक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करने की बात है तो हम अतिशयोक्ति अलंकार को लेंगे, लेकिन जहाँ असंभव सीमा तक पहुँचने की बात है तो हम अत्युक्ति को लेंगे। तो ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अतिशयोक्ति बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे प्रश्न में ज़्यादातर एग्जामिनर दोनों को देते हैं, अतिशयोक्ति भी अत्युक्ति भी। लोक सीमा से बढ़ा चढ़ाकर पढ़ने के बाद सब बच्चे ज़्यादातर अतिशयोक्ति को टिक कर देते हैं, जिसमें हमने ध्यान रखना है कि वो असंभव सीमा तक पहुँच गया, संभव है ही नहीं, अत्युक्ति। जिस छंद में वार्णिक या मात्रिक प्रतिबंध ना हो तो वो वह छंद क्या कहलाता है? निराला जी ने जो दिया मुक्त छंद, ये वो कहलाता है। नर की अरुणल नीर की गति एक कर जोए, जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होए, तो इसमें से ये किसका है लिखा हुआ? बिहारी लाल जी का है। ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, बिहारी लाल, बिहारी सतसई में उन्होंने लिखा है। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो जायस नगर के रहने वाले थे। ठीक है, कोई भी ऑप्शन दिया हो हमने पहला ऑप्शन इसी को टिक करना है। उसके बाद के और विद्वानों के अलग अलग मत हैं, लेकिन पहला ऑप्शन हमने जायसी जी को जायसी क्यों कहा जाता है? तो जो वो जायस नगर के निवासी थे। भक्तिकाल की रामाश्रयी शाखा के निम्नलिखित में से कौन से कवि हैं? सूरदास, मीराबाई या जायसी या तुलसीदास? तो राम भक्ति शाखा के तो तुलसीदास ही है। बड़ा आसान सा प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न है, किस बोली का नाम लरिया या खलताही भी है? तो इसमें बघेली, मागधी, छत्तीसगढ़ी, हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे, छत्तीसगढ़ी। किसके अनुसार आलम प्रेम की पीर या इश्क का दर्द के कवि हैं? आचार्य शुक्ल, चिंतामणि, गिरधरदास या श्याम सुंदर दास? तो इसमें ए ऑप्शन सही है, आचार्य शुक्ल जी। निम्नलिखित में से किसने भारत में जिला कलेक्टर का पद सृजित किया था? ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जिला कलेक्टर के पद को सृजित किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने निम्न अधिकारों में से किसे भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा?
अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को अंबेडकर जी ने हृदय और आत्मा कहा था भारतीय संविधान की। ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई? शौरसेनी, मागधी, पैशाची या अर्धमागधी? तो ऑप्शन ए सही है, शौरसेनी। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली है, भोजपुरी नहीं है। तो डी ऑप्शन को टिक करेंगे, भोजपुरी। और यहाँ पे क्या आना चाहिए था? संथाली। भरत मुनि के अनुसार काव्य के कुल कितने गुण हैं? ये हम कई वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। उनके अनुसार काव्य में कुल 10 गुण हैं। हिंदी भाषा का संबंध किससे है? शौरसेनी, अपभ्रंश, प्राकृत अपभ्रंश। हम शौरसेनी को ही टिक करेंगे। इनमें से ऑप्शन ए सही है। अपभ्रंश को हिंदी साहित्य के इतिहास का अंग मानने के लिए क्या आधार होना चाहिए? शब्द समूह में भिन्नता होनी चाहिए, उच्चारण में भिन्नता होनी चाहिए, जातीयता में भिन्नता होनी चाहिए या व्याकरणिक ढांचे में भिन्नता होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी सही है, जातीयता में भिन्नता होनी चाहिए। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके लेखक हैं। निम्नलिखित भाषाओं के विकास का सही अनुक्रम बताएं। प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, हिंदी। तो इनमें से आपको क्रम पता ही है, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। तो इनमें से बी ऑप्शन सही रहेगा। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किस प्रकार की कविता में हुआ? दोहा, चौपाई, आदिकालीन कविता में या नई कविता में? तो मानवीकरण पाश्चात्य अलंकार है, नई कविता में इसका प्रयोग शुरू हुआ था। कत कातन कपि कुंजर भारी, दुहुभुज दंड तम की महिमारी, डोलत धरनी सभापद खसे, चले भाजी भय माखत ग्रसे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास जी की हैं ये रचनाएं। वैसे आपको रीतिकालीन लग रही होंगी शब्दों के कारण, लेकिन तुलसीदास जी इसके रचनाकार हैं। निम्नलिखित में से किस कवि ने अधिकांश कविताएं ब्रजभाषा में लिखी? तो सूरदास जी। इन ऑप्शंस में से रहीम, मीराबाई, जयशंकर प्रसाद सही नहीं है, सूरदास जी। रेखाचित्र और संस्मरण के बीच की विभाजक रेखा बहुत सूक्ष्म है। इनमें से दोनों परस्पर अंतर्भुक्त हो जाते हैं। अ और ब मेरे हिसाब से पूरी तरह सही है। इनमें ब सही, अ गलत। नहीं, गलत तो बिल्कुल ही नहीं है। संस्मरण और रेखाचित्र मुझे कई बार समझ ही नहीं आता मैं क्या पढ़ रही हूँ। कई बार ऐसा हो जाता है, पता नहीं मेरे साथ होता है। अगर आपको कहीं इसका पता चले कि कोई विभाजक रेखा है इस तरह की, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना। खैर, इनमें से ए ऑप्शन को हम सही करते हैं। अ और ब दोनों सही हैं। आज के लिए हम अंतिम प्रश्न करेंगे। राजेंद्र कुमार द्वारा संपादित पुस्तक आलोचना का विवेक किस विधा से संबंधित है? तो आलोचना का विवेक एक आलोचनात्मक ग्रंथ है। तो हम सी ऑप्शन को टिक करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। अगर आप आगे का पेपर भी करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट पे ही डिपेंड करता है कि हम आगे का पेपर करें या नहीं करें। थैंक यू।